वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। मेरा नाम पंकज जायसवाल है और मैं आपको आज वैद्युत रसायन जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा कर ली है। वैद्युत रासायनिक सेलों के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा, विद्युत अपघटन के बारे में पढ़ा और अब तीसरा और अंतिम टॉपिक हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं इस पाठ में, जिसमें हम ये समझेंगे कि कोई भी अगर चालक है, चाहे वो एक धातु का तार हो या विद्युत अपघटनी विलयन हो। अगर विद्युत अपघटनी विलयन है तो हमने आपको पहले ही शुरू में ही बता दिया था कि जो चालक होते हैं, चालक वो होते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। अब चालकों में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके दो कारण हैं। पहला कारण, कुछ धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। तो उसमें विद्युत धारा का संचरण मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, तो इसे हम धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। दूसरा, जो विद्युत, कोई भी लवण ले लीजिए, कोई भी सॉल्ट ले लीजिए, उसको जल में घोल लीजिए या जल में अगर नहीं घोलना चाहिए मत घोलिए, कोई बात नहीं। उस सॉल्ट को, उस लवण को मेल्ट कर लीजिए, है ना, गला लीजिए उसके गलनांक पर, तो भी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चाहे लवण चाहे गलित अवस्था में हो और लवण चाहे जलीय विलयन में हो, दोनों ही दशा में लवण जो है अपने आयनों में टूट जाता है, उसके आयन अलग अलग हो जाते हैं। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड आप लेते हैं, सॉलिड सोडियम क्लोराइड लेंगे तो Na+Cl- आयन से बहुत स्ट्रांगली जुड़ा होगा, लेकिन अगर हम उसको मेल्ट कर लें तो उनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, वो टूट जाएगा, आयन मुक्त हो जाएंगे। या आप इसको जल में घोल लें, जल में भी घोलने पर इनके आयन मुक्त हो जाते हैं, तो ये विद्युत अपघट्य का काम करने लगते हैं। और अगर आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा का संचरण इन मुक्त आयनों की वजह से होता है। इसीलिए ऐसे चालकों को हम लोग वैद्युत अपघट्य कहते हैं या इसे विद्युत अपघटनी विलयन कहते हैं। तो आपने समझा कि चालकता जो है, चालन यानी चालक जो है वो दो प्रकार के होते हैं, धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक, और दूसरा विद्युत अपघट्य, है ना, या विद्युत अपघटनी विलयन। तो चाहे जो हो, जब आप धारा प्रवाहित करते हैं चालकों में, चाहे वो धात्विक चालक में प्रवाहित करें तो इलेक्ट्रॉन धारा को लेकर चलना शुरू कर देगा, और अगर विद्युत अपघट्य में प्रवाहित करेंगे तो आयन विद्युत धारा को लेकर चलना प्रारंभ कर देगा, है ना। तो दोनों ही दशा में जो चालक होता है, चालक के पास कुछ गुण होते हैं, जिस गुण की वजह से उस धारा का संचरण आसानी से उस चालक में हो जाता है ना। जैसे देखें, आप चले जा रहे हैं रास्ते में, बीच में आ गया ब्रेकर, तो ब्रेकर ने क्या किया, आपकी चलने की स्पीड को कम कर दिया। ठीक ऐसे ही जब अगर ब्रेकर नहीं पड़ता अगर आपके रास्ते में, तो आप क्या होते, जिस चाल से चल रहे उसी चाल से चलते चले जाते। मतलब अगर कोई अवरोध उत्पन्न ना हो तो आप उसी चाल से, उसी वेग से चलते जा रहे हैं। तो ऐसे ही चालकों में बिना किसी अवरोध के जो धारा प्रवाहित होती है, उसी को आप कहते हो वैद्युत चालकता। क्या कहते हैं? वैद्युत चालकता, या इंग्लिश में इसको कहते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, वैद्युत चालकता या कंडक्टेंस मतलब किसी चालक का वह गुण जिसके कारण चालक में वैद्युत धारा बिना किसी अवरोध के प्रवाहित होती है, चालकता कहलाती है या कंडक्टेंस कहलाती है। आई बात समझ में?
बिना किसी अवरोध के, कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ, बिना किसी अवरोध के प्रवाहित होती जा रही है ना, हम बिना किसी अवरोध के चलते जा रहे हैं, तो यही आपकी चालकता है। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। अब मैं आपको समझा दूं, यहां मैंने एक रिलेशन दिखाया है, तो अब मैं आपको अगर ये समझाऊं कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और बीच में ब्रेकर आ गया, तो ब्रेकर ने क्या किया, आपकी स्पीड को कम कर दिया। तो ऐसे ही ऐसा नहीं हो सकता कि किसी चालक, आप अगर 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो पक्की बात है कि कोई ना कोई ब्रेकर जरूर मिलेगा। ऐसे ही जब चालकों में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये भी समझ लें कि उसके मार्ग में भी कुछ न कुछ ब्रेकर जरूर मिलेगा जो उसके वैद्युत धारा के प्रवाह को अवरुद्ध करेगा, वैद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करेगा। तो चालकों का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा का प्रतिरोध होता है, विरोध होता है, अवरोध उत्पन्न होता है, तो उस अवरोध को कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, है ना। और इसका जो मान होता है वो वैद्युत धारा ये वोल्टेज का मान होता है V = I R, तो R का मान हो जाएगा I/V, यानी विभव जो विभवांतर उत्पन्न होता है ना, और जो धारा जो आप प्रवाहित कर रहे हैं, धारा बटे विभवांतर के मान को हम लोग कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। ये तो गणितीय सूत्र हो गया, लेकिन अगर ऐसे ही लॉजिकली अगर हम बात करें व्यवहारिक तौर पर, तो सीधी बात आप करेंगे कि विद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है, वैद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है, उसी को वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। अच्छा, अब इस बात को समझें। चालकता मतलब वह पदार्थ का वह गुण जो बिना किसी अवरोध को धारा को प्रवाहित होने देता है, और वैद्युत प्रतिरोध क्या है? चालक का वह गुण जो वैद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। दोनों विपरीत बातें हुई कि नहीं? चालकता क्या है? विद्युत धारा का जो प्रवाह है उसके प्रवाह में जो सुगमता है, जो बिना किसी अवरोध के धारा को प्रवाहित होने दे, वो चालकता है, और जो अवरोध उत्पन्न करे वो प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हुए कि नहीं? मतलब अगर चालकता ज्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा, अगर चालकता ज्यादा है तो अवरोध उत्पन्न कम हो रहा है, यानी प्रतिरोध कम है, और प्रतिरोध ज्यादा है तो चालकता कम है। तो इसका मतलब जो मैथमेटिकल रिलेशन होगा वो C यानी चालकता बराबर होगा 1/R। मात्रक देख लें, R मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक है ओम, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम, OHM, ओम। तो जाहिर सी बात है 1/R है तो ओम इनवर्स, तो ओम इनवर्स की स्पेलिंग पलट देते हैं, MHO, महो, है ना, मो। और SI मात्रक इसका है साइमेंस, कैपिटल S से प्रदर्शित करते हैं, ये SI मात्रक है। आ गया बात समझ में? मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। ये है वैद्युत चालकता और वैद्युत प्रतिरोध। अब अगर प्रतिरोध की बात करें तो अगर कोई भी तार है एक, तो तार प्रतिरोध का मान जो है भाई, धारा जितनी यहां देखो, अगर धारा यहीं तक प्रवाहित होनी, यहीं तक धारा प्रवाहित हो रही है, तो जाहिर सी बात है अवरोध कम होगा, और आगे धारा प्रवाहित करते जाएंगे, तार लंबा करते जाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जितना लंबाई होगी धातु के तार की, उतना ज्यादा उसका प्रतिरोध होगा, और ये इसके अनुप्रस्थ यानी इस तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो जितना कम होगा, प्रतिरोध का मान उतना ज्यादा होगा। तो इन दोनों बातों को मिला दें तो R समानुपाती होगा, R जो है प्रोपोर्शनल होगा L/A के,
और यहां प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हमने यहां बनाया है, इसे हम कहते हैं रो। इसे कहा जाता है रो, ग्रीक वर्ड है रो। यहां पर एक स्थिरांक है जिसे हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। इसी की चर्चा हम लोग कर रहे थे, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होगा? इस L/A को इधर भेज दें तो R इंटू A ऊपर आ जाएगा और L नीचे चला जाएगा। तो देखें, इसका मात्रक है ओम और इसका मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है और ये सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर कैंसिल होगा तो ओम इंटू सेंटीमीटर इसका मात्रक हो जाएगा। परिभाषित कैसे करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध को? परिभाषित करने के लिए L का मान 1 सेंटीमीटर ले लें, A का मान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें, तो ये दोनों एक हो गया, तो रो का मान R के बराबर हो जाएगा। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। कब? जब जो तार है उसकी लंबाई, धातु के तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। मतलब जब किसी धातु के तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया जाता है, तो धातु के तार में उत्पन्न प्रतिरोध को ही हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। मेरी बात बहुत गौर से समझिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा प्रतिरोध के बराबर नहीं होगा। जो आपने धातु का तार लिया है, जिसके लिए विशिष्ट प्रतिरोध आप निकाल रहे हैं, उस तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस तार में उत्पन्न प्रतिरोध को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। इसको दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है। जैसे हमने एक क्यूब बनाया है, देखिए क्यूब में सभी जो हाइट है, ये सभी लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर का लेंथ है ना। और ये देखिए, ये जो जिसको हमने ऐसे से लाइन खींच दिया है, ये मान लिया हमने कि धातु की प्लेटें हैं, जिनको हमने एक को पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो ये वाला प्लेट एनोड का काम करेगा और ये वाला प्लेट कैथोड का काम करेगा। अब इस क्यूब में कोई विद्युत अपघट्य भर दिया जाए, विद्युत अपघटनी विलयन भर दिया जाए, तो उस विद्युत अपघटनी विलयन का आयतन कितना होगा? भाई सब 1-1 सेंटीमीटर है, तो आयतन होगा, ये देखो इसके अंदर आपने भर दिया विद्युत अपघट्य, जिसका आयतन कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए यहां 2 इलेक्ट्रोड हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर। तो बात वही हुई, चाहे 1 सेंटीमीटर लंबा धातु का तार ले लीजिए या दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो। और दूसरा देखो, ये जो प्लेट, धातु की प्लेट है, उसका देखो एरिया भी 1 सेंटीमीटर, ये लेंथ 1 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ भी 1 सेंटीमीटर, तो एरिया जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यही बात हुई ना कि 1 सेंटीमीटर की दूरी हो गई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये इस सेल में भरा गया विद्युत अपघटनी विलयन का आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब विद्युत अपघटनी विलयन में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। लेकिन या तो तार अगर आपने लिया है तो तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, या 1 सेंटीमीटर क्यूब विद्युत अपघटनी विलयन का आयतन होना चाहिए। तो जितना भी प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसी को हम कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता की बात की, प्रतिरोध की बात की, विशिष्ट प्रतिरोध की बात की। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं विशिष्ट चालकता पर। जैसे विशिष्ट प्रतिरोध है वैसे ही विशिष्ट चालकता होती है। विशिष्ट चालकता क्या है समझते हैं। सीधा सीधा कंसेप्ट है कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है रो, उसी के रेसिप्रोकल को यानी व्युत्क्रम को हम लोग कहते हैं विशिष्ट चालकता। ग्रीक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह के टाइप का बनाते हैं, छोटा के मतलब ऐसा नहीं, ये नहीं, ये छोटा खींच के ऐसे ही कैपिटल के टाइप का है लेकिन छोटा। इसे कहा जाता है कप्पा। क्या कहा जाता है? कप्पा।
कप्पा, ये ग्रीक लेटर है, इसी से विशिष्ट चालकता को प्रदर्शित करते हैं और ये विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। जाहिर सी बात है, तो इसका व्युत्क्रम कर दें तो प्रतिरोध 1/r हो जाएगा और A/L था तो L/A हो जाएगा। ये देखिए, जिस भी कंडक्टिंग सेल, अब जैसे हमने यहां पे जैसे ये वाला उदाहरण लिया था कि 2 इलेक्ट्रोड बना दिए गए इसको, अब देखिए इनके बीच की दूरी कांस्टेंट रहेगी। ऐसा तो है नहीं अगर आपने ये सेल लिया तो उसमें कोई भी विद्युत अपघट्ट भरे, सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तो 1 सेंटीमीटर ही रहेगी, क्रॉस सेक्शन एरिया तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा यहाँ पे। हालांकि आप बदल दीजिए, आप अगर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लेते हैं तो वो निश्चित है, जब तक सेल को बदलेंगे नहीं तब तक वो दूरियां नहीं बदलेंगी। इसका मतलब कि ये L और A की वैल्यू जो है कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। इसे कहते हैं सेल स्थिरांक या सेल नियतांक, L/A के मान को सेल स्थिरांक या सेल नियतांक, ठीक है। तो ये 1/r को कंडक्टेंस कहेंगे, चालकता कहेंगे, और L/A। अब इसको परिभाषित करना है, तो जैसे हमने विशिष्ट चालकता को परिभाषित की वैसे ही इसको भी परिभाषित कर लेंगे। इस L को 1 सेंटीमीटर और A को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें तो ये 1 हो गया, तो कप्पा की वैल्यू C के बराबर हो गई। मतलब विशिष्ट चालकता के बराबर होगी कब? जब आप धातु के तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे। मतलब 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले धातु के तार की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। या जैसे हमने इसको परिभाषित किया था विशिष्ट प्रतिरोध को, वही 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले वैद्युत अपघट्ट में उत्पन्न चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। मात्रक की बात कर लें तो इसका क्या था, ओम इनवर्स, ये उस तरह से ले लें, सी का था ओम इनवर्स या मोह, और ये देखें एल का मान सेंटीमीटर और ये नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कट गया, 1 सेंटीमीटर बचा, तो ये ओम पर सेंटीमीटर या साइमेंस, एसआई यूनिट साइमेंस है, साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, तो साइमेंस पर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की जगह मीटर भी ले सकते हैं। अब देखें, जैसे ये सेल हमने आपको दर्शाया है, इस सेल में सभी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो जो इलेक्ट्रोड है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो हमने विद्युत अपघट्ट भरा उसका आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब है। फिक्स आयतन है, विद्युत अपघटनी विलयन का आयतन फिक्स है। कोई जरूरी नहीं कि आप 1 सेंटीमीटर क्यूब लें, आप कितना भी आयतन लेंगे, एक बार भर देंगे तो आयतन उतना ही रहेगा, फिर वो आयतन बदलेगा नहीं। क्यों भाई? अगर आपने मान लो ये 2 सेंटीमीटर लिया तो 2 सेंटीमीटर तो आयतन कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या ये 8 सेंटीमीटर क्यूब, भाई ऐसा कर सकते हैं भाई, विद्युत अपघटनी विलयन जैसे कैसे बनाया, NaCl को वाटर में मिलाया, है ना। अब मैंने कहा NaCl का आप 1 ही मोल लो और 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 लीटर मान ले, चलिए 1 लीटर पानी में घोल दीजिए। तो 1 मोल को 1 लीटर पानी में घोला, है ना। तो 1 मोल से जो भी आयन उत्पन्न होंगे, 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl-। अगर इसको 2 मोल घोलेंगे तो भी तो आयतन उतना ही रहेगा, 1 ही लीटर। सेल नहीं बदला ना आपने, जब सेल नहीं बदला तो आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, आयतन निश्चित हो जाएगा। तो निश्चित आयतन में विद्युत अपघटनी विलयन का आयतन जो है वो निश्चित है। अब निश्चित आयतन में, विद्युत अपघटनी विलयन के निश्चित आयतन में जो विद्युत अपघट्य है NaCl है, उसकी मात्रा आपने कितनी ली है? उसकी मात्रा 1 मोल ली है या उसकी मात्रा 1 ग्राम तुल्यांक लिया है? मात्रा कितनी ली है, इस आधार पर
ये जो विशिष्ट चालकता है इसको दो तरीके से प्रदर्शित करते हैं, एक तुल्यांकी चालकता और एक मोलर चालकता। तुल्यांकी चालकता क्या है भाई? अगर चालकता की बात करें तो जो आपने विलयन बनाया, विद्युत अपघटनी विलयन, उस विद्युत अपघटनी विलयन में जो विद्युत अपघट मतलब कि जो लवण आपने मिक्स किया है, उस लवण से जितने आयन उत्पन्न हुए उन सभी आयनों की कुल चालकता, उन सभी आयनों की कुल चालकता को ही हम लोग कहते हैं विशिष्ट चालकता। तो अब तुल्यांकी चालकता का मतलब क्या है कि जो विद्युत अपघटनी विलयन के निश्चित आयतन में जो आपने विद्युत अपघट्ट मिलाया है उसका मात्रा निश्चित कर लीजिए 1 ग्राम तुल्यांक। 1 ग्राम तुल्यांक का मतलब तुल्यांकी भार से है। 1 ग्राम तुल्यांक यानी 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट से जितने भी आयन उत्पन्न होंगे, जितने भी आयन उत्पन्न होंगे उन सभी आयनों की कुल चालन क्षमता, उन सभी आयनों की टोटल कंडक्टिंग पावर, चालन क्षमता को हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, किसी विद्युत अपघटनी विलयन के, किसी विद्युत अपघटनी विलयन के निश्चित आयतन में, मतलब जो विलयन हमने बनाया उसका आयतन निश्चित लेना है, किसी विद्युत अपघटनी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्टित, एक मतलब निश्चित आयतन में, विलयन के निश्चित आयतन में जो विद्युत अपघट्ट है उसका मात्रा कितना लेना है? 1 ग्राम तुल्यांक। तो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट से जितने भी आयन उत्पन्न होंगे, 10, 15, 20, 50, 1000, 2000, जितने भी आयन उत्पन्न होंगे उन आयनों की कुल चालन क्षमता, टोटल कंडक्टिंग पावर को हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं। और इसको लैम्डा इक्विवेलेंट से प्रदर्शित किया जाता है और ये होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब विशिष्ट चालकता इंटू 1000 बटे नॉर्मलता। 1000 यहां पे आयतन है। अगर नॉर्मलता की परिभाषा पे जाएं तो हमने आपको समझाया था कि नॉर्मलता का मतलब होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या, वहां विलेय था, यहां विद्युत अपघट्ट है, तो विद्युत अपघट्टियों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या 1 लीटर विद्युत अपघटनी विलयन में, 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, तो n यहां पे ग्राम तुल्यांकों की संख्या है और 1000 मिलीलीटर आयतन है। तो इसीलिए मात्रक क्या हो गया? इसका मात्रक क्या था? ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर, है ना। अब ये आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब आयतन होगा, आयतन का मात्रक हो गया सेंटीमीटर क्यूब, और ये ग्राम तुल्यांक है तो इक्विवेलेंट। तो ये देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का सेंटीमीटर कम हो जाएगा, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, या ओम इनवर्स को एसआई मात्रक में साइमन कहते हैं और मीटर सेंटीमीटर की जगह मीटर हो जाएगा एसआई में पर इक्विवेलेंट। तो ये इसका मात्रक है। इसके बाद आपकी मोलर चालकता क्या है ये समझते हैं। मोलर चालकता का मतलब है कि वही सेम परिभाषा है, किसी विद्युत अपघटनी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित 1 ग्राम तुल्यांक था, अब 1 मोल विद्युत अपघट्ट द्वारा उत्पन्न समस्त आयनों की कुल चालन क्षमता को मोलर चालकता कहते हैं। मतलब वही परिभाषा है, किसी विद्युत अपघटनी विलयन के निश्चित आयतन में, मतलब विद्युत अपघटनी विलयन का आयतन निश्चित होगा, उस निश्चित आयतन में अगर 1 मोल विद्युत अपघट्ट उपस्थित है, कितना? 1 मोल। वहां कितना था तुल्यांकी चालकता में? वहां पे था 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट, और यहां पे 1 मोल विद्युत अपघट्ट से जितने भी आयन उत्पन्न होंगे उन समस्त आयनों की कुल चालन क्षमता को मोलर चालकता कहते हैं। लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। बस वही फॉर्मूला होगा, नॉर्मलता की जगह आ जाएगा मोलरता, और यूनिट में इक्विवेलेंट की जगह हो जाएगा मोल, प्रति मोल। बस यही अंतर है। आशा है सबको समझ में आया होगा। आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ सवाल हैं, कुछ सवाल लेते हैं। सवाल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि इसका प्रयोग कैसे किया जाए। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको सॉल्व भी कर रहा हूं।
298 केल्विन पर केसीएल के 0.3 m विलयन की वैद्युत अपघटनी विशिष्ट चालकता, विलयन की सीधे विशिष्ट चालकता लिख दें, विशिष्ट चालकता 3.72 इंटू 10⁻² साइमन पर सेंटीमीटर है। इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मोलर चालकता ज्ञात करनी है। कोई बात नहीं, विशिष्ट चालकता ये दी हुई है। विशिष्ट चालकता मतलब कि ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू कप्पा की है। 3.72 इंटू 10⁻² साइमेंस पर सेंटीमीटर, और मोलैरिटी दिया है 0.3 मोलरता। तो सीधा फॉर्मूला पूछा है, फॉर्मूले पे सवाल पूछ लिया। क्या हुआ? विशिष्ट चालकता इंटू 1000 बटे मोलरता। तो विशिष्ट चालकता 3.72 इंटू 10⁻² इंटू 1000 बटे मोलरता 0.3। बताएं। तो ये 3 पॉइंट हटाओगे, यहां पे ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 3 से कट जाएगा क्या? 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 चौक 12। तो ये 10⁻², ये 2 0 कट गया, तो 124 इसका मात्रक लिख लीजिए, साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ये इसका उत्तर हो गया। सीधे सीधे फॉर्मूले पे क्वेश्चन था, उतनी कोई ज्यादा समस्या की बात नहीं थी। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा सवाल, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर केसीएल के 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर केसीएल के 7.2 10⁻³ 7.2 10⁻³ m विलयन युक्त सेल के प्रतिरोध का मान 1005 ओम है। सेल स्थिरांक, मतलब देखिए सेल स्थिरांक दे दिया, यानी L/A का मान दे दिया। सेल स्थिरांक का मान 1.25 पर सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करना है विशिष्ट चालकता और लैम्डा m का मान ज्ञात करना है। विशिष्ट चालकता और लैम्डा m का मान ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, विशिष्ट चालकता कप्पा C इंटू L/A, C मतलब 1/R इंटू L/A। 1/R का मान ये दिया हुआ है 1/1005 और L/A 1.25। इसको सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व करिएगा तो ये मान आएगा 0.00124, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1.24 इंटू 10⁻³ यूनिट लिख लीजिए, ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर।
तो ये तो हो गया विशिष्ट चालकता, यानी पहले वाला हमने ये चीज कैलकुलेट कर लिया। अब ये मान निकल गया तो मोलर कंडक्टेंस भी आ जाएगा, है ना। मोलर कंडक्टेंस मतलब मोलर चालकता। मोलर चालकता का मान, इस विशिष्ट चालकता 1.24 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 अपॉन मोलरता। मोलरता देखें दिया है 7.2 इंटू 10⁻³ 10⁻³ ये काट देते हैं सीधे सीधे, है ना। और ये 1000 से इसमें गुणा कर लेते हैं तो 1240 अपॉन 7.2 या 12400 अपॉन 72। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा 0.165 और यूनिट है साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ठीक है, आगे बात समझ में। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल, वैद्युत अपघट्य के 1.5 m विलयन की वैद्युत अपघट्य के 1.5 m विलयन की मोलर चालकता 138.9 यूनिट दिया है इसका साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। ठीक है, तो इस विलयन की विशिष्ट चालकता यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मान निकालना है। ठीक, तीसरा प्रश्न है, तो विशिष्ट चालकता निकालना है। देखो लैम्डा m का मान यहां दिया हुआ है ना। क्या होता है विशिष्ट चालकता 1000 अपॉन मोलरता। तो आपको विशिष्ट चालकता निकालनी है तो लैम्डा m इंटू मोलरता बटे 1000। लैम्डा m इंटू मोलरता बटे लैम्डा m बराबर विशिष्ट चालकता बराबर लैम्डा m इंटू m यानी मोलरता बटे 1000। तो इसका मान रख लें अब आप यहां पे 138.9 दिया है और मोलरता दिया 1.5 बटे 1000। इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.208 आएगा। 0.208 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रश्न और ले लेते हैं। एक प्रश्न थोड़ा सा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.02 m KCl विलयन 0.02 m KCl विलयन की विशिष्ट चालकता 2.768 इंटू 10⁻³ ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर। ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर है। मतलब केसीएल विलयन की मोलरता दिया है और उस जिस सेल में भरा गया उसकी विशिष्ट चालकता इतनी है। आगे कह रहा है इस विलयन का प्रतिरोध 250, इस विलयन का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 250.2 ओम है। तो 25
डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.01 m कॉपर सल्फेट 0.01 m कॉपर सल्फेट विलयन का प्रतिरोध समान सेल में समान सेल में 8331 ओम है। तो कॉपर सल्फेट विलयन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करो। मतलब जो सेल लिया गया वो एक ही सेल है, पहले उस सेल में इतने m KCl विलयन भरा गया, तो जो चालकता थी वो इतनी मिली और प्रतिरोध 250.2 मिला। ठीक, जब उसी सेल पहले एक सेल लिया गया, सेल में 0.02 m KCl विलयन भरा गया, तो उसकी चालकता 2.768 × 10⁻³ मिली और प्रतिरोध जो है 250.2 ओम मिला। फिर उसी सेल को खाली किया गया, उसमें 0.01 m कॉपर सल्फेट विलयन भर दिया गया, तो प्रतिरोध इतना मिला 8331 ओम। तो मोलर चालकता निकालनी है। तो सीधी सी बात है कि कॉपर सल्फेट जब विलयन भरा गया तो विलयन की विशिष्ट चालकता कितनी है ये नहीं पता, तो पहले इसकी विशिष्ट चालकता निकालेंगे तब मोलर चालकता निकालेंगे। लेकिन सेल अगर दोनों विलयनों में सेल एक ही रखा गया तो सेल स्थिरांक का मान बराबर होगा दोनों विलयनों के लिए, यानी L/A का मान दोनों विलयनों के लिए बराबर होगा। और ना तो पहले विलयन में L/A पता है ना दूसरे विलयन में। तो पहले विलयन में चालकता तो पता है, तो चालकता का फॉर्मूला क्या होता है 1/R × L/A। तो ये निकाल लें, L/A कप्पा × R, कप्पा का मान 2.768 × 10⁻³ और R का मान 250.2। बताएं, ठीक है। तो इसका मान जो आएगा वो आएगा 0.693 ये पर सेंटीमीटर। ठीक, ये आ गया सेल कांस्टेंट का मान। अब उसी सेल में कॉपर सल्फेट विलयन भर दिया गया, मोलरता पता है, तो कॉपर सल्फेट विलयन के केस में कॉपर सल्फेट विलयन के लिए कॉपर सल्फेट विलयन के लिए पहले विशिष्ट चालकता निकाली जाए। विशिष्ट चालकता 1/R × L/A। तो 1/R इस बार कितना है, ये 1/8331 L/A यही रहेगा 0.693। बताएं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लें, 8.3 × 10⁻5 आएगा। यह आएगा 8.3 × 10⁻5। यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर। लेकिन निकालना हमको मोलर चालकता है, तो λm निकालने कोई परेशानी नहीं। 1000 मोलरता, तो 8.3 × 10⁻5 × 1000 और मोलरता देखें 0.01। ये पॉइंट हटाएंगे 2 0 और आ जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 8.3। क्या यूनिट होगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। आ गई बात समझ में। तो इसी तरह से इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो ये हमने एक सेक्शन समझ लिया इसका। अब इसको हम यहाँ पे ये समझेंगे अगली क्लास में कि किस तरह से मोलर चालकता या विशिष्ट चालकता या तुल्यांकी चालकता, इन सभी चालकताओं पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी विलयन को तनु करते जाएं, विलयन को डाइल्यूट करते जाएं, तो क्या चालकता बढ़ेगी
या विशिष्ट चालकता बढ़ेगी या तुल्यांकी चालकता बढ़ेगी या मोलर चालकता, मतलब 4 चीजें, चालकता, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता के मान पर क्या प्रभाव कर पड़ेगा अगर विलयन की तनुता को बढ़ाया जाए, यानी सांद्रता को घटाया जाए। इस पे कुछ नियम भी हैं, उन नियमों के आधार पर कुछ ग्राफ प्लॉट करेंगे और उससे समझेंगे, और इसी के बेस पर एक और रिलेशन, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती जिसे कहते हैं कुलरॉश नियम या कुलरॉश लॉ। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग अगली क्लास में, है ना। आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से समझ लें। अगर कोई समस्या आए, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें, ये जरूर बताएं कि इस टॉपिक में मुझे कोई समस्या है, ये चीज, ये क्वेश्चन या ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, है ना, इसको फिर से समझाइए, तो मैं इसको फिर से समझा दूंगा, फिर दूसरा वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको सब बातें समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ सारी चीजें समझ में आई। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।